हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको आज इंजीनियरिंग सर्विस 2017 प्रीलिम्स जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सेट ए का डिटेल्स रिवाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आप अपना सॉल्यूशन इस वीडियो से मैच कर सकते हैं। मैंने सभी सोर्स से ये डिटेल सॉल्यूशन बनाया है। मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है। पार्ट 1 में मैं 50 क्वेश्चन इसमें अपलोड करूँगा, इससे आप अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन ऑफ सेट ए प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर कंसिडर इज मोस्ट फेवरेबल टू प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन लायबल फॉर टैक्सेशन। तो इसमें ऑप्शन दिया गया स्ट्रेट लाइन मेथड नंबर 1, 2 डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, 3 सम ऑफ द ईयर्स डिजिट ऑफ मेथड डिप्रिसिएशन, 4 सिंकिंग फंड मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। और ऑप्शन दिया गया 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 and 4 and 1। तो ऐसे आप जानते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड SLM दिस हम लोग ये टैक्स मतलब सिंपलेस्ट कैलकुलेट, इससे हम लोग इजीली हम लोग कैलकुलेट अपना टैक्स वाइल फिलिंग, जब हम लोग टैक्स फिल करते हैं तो हम इससे आराम से कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अदर एक्सेप्टेड मेथड इज डिक्लाइन बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ये दोनों मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन अपना होगा ए 1 and 2, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन एंड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन लायबल फॉर टैक्सेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है, कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग रेपो रेट। नंबर 1 दिया गया, इट इज़ अ रेट एट विच RBI lends money to commercial banks generally against government security. Number 2, it is a rate at which RBI borrows money to the commercial bank generally against government security. Number 3, it is a rate at which commercial banks keep deposit with RBI. इसमें ऑप्शन दिया गया है 1 A 1 only, 2 only, C 3 only, D 1 and 2, 1 2 and 3। तो दोस्तों आप जानते हैं रेपो रेट जो अपना होता है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है, रेपो रेट ये रेट होता है विच RBI lends money to commercial bank in the event of any shortfalls of funds। RBI lends money, मतलब देता है कमर्शियल बैंक को शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स होने से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इससे क्या मैच कर रहा है? इससे आपका मैच कर रहा है इट इज़ अ रेट एट विच RBI lends money to commercial बैंक जनरली अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपका जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड भी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होता है और पेपर्स कुछ होते हैं। तो आपका ऑप्शन ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A 1 ओनली। और इसका अभी आप देखेंगे तो करेंट रेपो रेट आपका, करेंट रेपो रेट है 6.25% करेंट रेपो रेट। और जो आपका स्टेटमेंट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे आपको क्रॉस क्लियर करना है तो जैसे स्टेटमेंट 2 दिया, इट इज़ ए रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक जनरली अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आप इसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो। तो ये तो ऑप्शन सीधा गलत हो गया। फिर नंबर 3 जैसे दिया है, इट इज़ ए रेट एट विच कमर्शियल बैंक कीप डिपॉजिट विद RBI। तो इसको कैश रिजर्व रेशियो रहता है, ये कैश रिजर्व रेशियो इसे बोलते हैं। आपका ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ये बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आपको देखने में जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है GST के रिलेटेड क्वेश्चंस। GST रिलेटेड क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग GST अभी GST बिल नंबर 1 ऑप्शन है इसमें, GST बिल 2014 has the purpose to improve the value added tax on goods and service. Number 2, it is imposed differently in different state. It is a compressive tax imposed nationwide
irrespective of any state concerned, it is a significant step in the reform of indirect taxation of India. तो अपना ऑप्शन है A 1 2 3, 1 2 4, C 2 3 4, D 1 3 4. तो GST अपना सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स फॉर होल द नेशन है, विच विल मेक इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट. It is a single tax on the supply of goods service right for the manufacturer to consumer. ठीक है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन जैसे ये है, पहला ऑप्शन है the GST bill 200 has the purpose to improve the value tax of the goods and, ये तो सही है अपना. फिर जैसे आपका ऑप्शन ये है 2, it is imposed differently in different स्टेट. ये गलत है, ये सेंट्रली इम्पोज हो रहा है. कंप्रेहेंसिव टैक्स इम्पोज नेशन वाइड इरेस्पेक्टिव एनी स्टेट कंसर्न, ये सही है. इट इज़ ए इन सिग्निफिकेंट स्टेप इन द रिफॉर्म ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया, ये भी सही है. तो इसका ऑप्शन होगा डी 1 2 3 4 1 3 4 सॉरी. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. आपका ये विजन ऑफ डिजिटल इंडिया लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेंटर्ड ऑन. तो डिजिटल इंडिया आप जानते हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 3 की विजन एरिया इसका है और 9 पिलर्स है. तो अपना पहला है इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी ओनली टू, ये गलत है. गवर्नेंस एंड सर्विस डिमांड, ये सही है. और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सिटीजन, ये सही है. तो अपना ऑप्शन होगा डी 2 और 3. आप जानते हैं विजन, अभी डिजिटल इंडिया से बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, तो इसके अंदर अपना आता है नंबर 1 आता है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन. यहाँ एवरी सिटीजन होता तो राइट होता आंसर, एवरी सिटीजन, लेकिन इसमें सीनियर सिटीजन लिखा हुआ इसलिए गलत है. चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. जैसे सत्यमेव जयते, द वर्ड सत्यमेव, जैसे क्वेश्चन 5, द वर्ड सत्यमेव जयते is inscribed below the base plate of the emblem of India which have been taken from which of the following. तो आप तो ये सब जानते होंगे, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है. 3.1.6 फॉर इंडियन स्क्रिप्टेड अपॉन इंडियन इंडिपेंडेंट. तो ये 3.1.6 से लिया गया है. तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा मुंडका उपनिषद. विच वन, अभी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग committee was set up by the government of India in September 2000 to restructure the railways and suggest ways for resource of mobilization. तो इसका होगा आंसर कि विवेक रॉय कमेटी. चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं. दी रोटरडम कन्वेंशन डील्स विथ, ये क्या डील्स विथ करता है? तो ये डील्स करता है लिमिटिंग द यूज़ ऑफ टॉक्सिक केमिकल. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की चल लेते हैं. ये पेंटागन प्रिज्म का क्वेश्चन है. तो ये अपना ड्राइंग का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है. तो पेंटागन प्रिज्म इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन वन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन. व्हेन इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन द लार्जेस्ट पॉसिबल सेक्शन इज देयर ऑफ. तो इसमें क्वेश्चन पूछा तो देखिए आप, जैसे आप पेंटागन एक बनाते हैं और इसका फेस हॉरिजॉन्टल फेस पे रखते हैं. ठीक दोस्तों, रुकिए, जैसे मैं अभी बनाता हूँ, इसको बीच में बनाता हूँ. जैसे ये हो गया अपना, ये हो गया पेंटागन फेस और ये हॉरिजॉन्टल फेस हो गया. जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे नीचे, आप सबको प्रोजेक्ट करिए नीचे, इसको नीचे करिए, इसको प्रोजेक्ट करिए, नीचे. फिर आप एक कट करेंगे यहाँ से प्लेन, तो आपको पॉइंट मिलेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एजेस मिलेगा आपको इसमें से. तो इसका आंसर होगा आपका C 7 एजेस. दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर.
हमने क्वेश्चन 8 कर लिया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। जैसे अपना क्वेश्चन है, विद द फॉलोइंग टर्सरी ट्रीटमेंट मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। इसमें ऑप्शन दिया गया आयन एक्सचेंज मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस, केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो अपना टर्सरी ट्रीटमेंट मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, तो इसका ऑप्शन होगा आपका आयन एक्सचेंज मेथड से हम लोग करते हैं, फिर हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस से भी कर सकते हैं, फिर हम लोग केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड से भी कर सकते हैं। एक्टिवेट स्लज प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं, ये अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, टर्सरी ट्रीटमेंट नहीं है, तो अपना ये ऑप्शन चला जाता है। तो ऑप्शन हो जाता है बी 1 2 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए थ्रेड इज wound around a cone starting from a point on the base and the broad back to the same point, then the shortest possible length of the thread is equal to the। तो हम लोग का इसका क्वेश्चन है, जैसे इफ ए थ्रेड इज wound, जैसे अपना ये हो गया एक कोन हो गया, तो थ्रेड wound करते हैं तो हम लोग का पॉसिबल ये कोड मिलेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपना यही हो गया, इसको मानिए थीटा है और ये एल डिस्टेंस है, तो अपना पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस यही हुआ। तो हम लोग का लार्जेस्ट कोर्स इस डेवलपमेंट ऑन दिस सेक्टर हो रहा है, लार्जेस्ट डेवलपमेंट ऑन दिस सेक्टर, तो अपना आंसर होगा सी, लार्जेस्ट डेवलपमेंट ऑन दिस सेक्टर। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। तो ये अपना लग रहा है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 300 पैसेंजर्स आर ट्रेवलिंग इन ए वाइट, सिल्वर, ब्लैक कार्स, ईच ऑफ दिस कार्स इज कैरिंग 6, 5 and 3 पैसेंजर रेस्पेक्टिवली। इफ द नंबर ऑफ वाइट एंड सिल्वर कार्स इज इक्वल एंड देयर इज ओनली 1 ब्लैक कार, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, जैसे हम लोग को दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितना है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर दिया गया है 300, 300 दिया गया है। ठीक है, और वाइट कार कितना है, अपना वाइट कार है नंबर इक्वल टू 6, और सिल्वर कार नंबर ऑफ पैसेंजर कितना है, सिल्वर कार में 5। ठीक है, और अपना ब्लैक कार में कितने पैसेंजर हैं, ब्लैक कार में 3। ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ वाइट कार इक्वल टू नंबर ऑफ सिल्वर कार दिया है। नंबर ऑफ वाइट कार इक्वल टू नंबर ऑफ सिल्वर कार इक्वल टू हम लोग लेट करते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लैक कार इक्वल टू 1 नंबर ऑफ पैसेंजर इन वाइट एंड सिल्वर। ठीक है, जैसे हम लोग नंबर ऑफ पैसेंजर इन वाइट एंड सिल्वर कार निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 300 माइनस 300 माइनस 3 इक्वल टू 297 आ गया। ठीक है, देखिए इसको इधर बताते हैं आपको, ये 297 हो गया। तो हम लोग जैसे 6x प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू अपना 300 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 6x प्लस 5 है, तो अपना क्या हो गया 11x इक्वल टू कितना हो गया 297। तो x इक्वल टू क्या होगा 27। ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कार्स कितना होगा अपने पास 27 प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ 55। ठीक है, आप ये समझ पा रहे होंगे, तो आंसर इसका 55 होगा। दोस्तों इसे आप खाली यही करिएगा कि नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ वाइट एंड सिल्वर कार इक्वल टू x ले लीजिए ईच, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितना दिया हुआ है 300,
300 टोटल नंबर पैसेंजर दिया दिया, तो हम लोग x ले लिए टोटल नंबर ऑफ वाइट एंड सिल्वर कार। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 6x + 5x + 3 × 1 = 300, क्योंकि ओनली 1 ब्लैक कार है विथ 3 पैसेंजर। ठीक है, तो x = अपना 27 निकल जाएगा, दैट इज x = 27 निकल जाएगा, दैट इज वाइट का 27, सिल्वर का 27 और ब्लैक 1। तो इससे आपका आंसर जाएगा 55। ठीक है, देखिए ऐसे मैं अच्छा क्लियर सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको आइडिया दे दिया, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गया अपने पास। तो क्या दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, 12 क्वेश्चन में दिया गया है, locus traced by a point moving along a pendulum from one end to another when the pendulum oscillates is। दोस्तों ये हमें पता चल रहा है, ये अपने बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन क्लास 11th-12th की क्वेश्चन है, तो इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपना जो क्वेश्चन सामने है, तो बेसिक पेंडुलम, जैसे ये अपना पेंडुलम हुआ, तो इसका ट्रेस करने का क्या होता है, पाथ ये ट्रेस करेगा, तो ये ट्रेस करेगा, ऐसे ही पाथ ट्रेस करेगा। ठीक है, तो स्पाइरल होगा, स्पाइरल क्यों होगा, इफ ए लाइन रोटेट्स इन ए प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड टू द सेम, इफ ए पॉइंट मूव्स अलोंग द लाइन कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन, द कर्व ट्रेस बाय द मूविंग पॉइंट इज स्पाइरल। जब ऐसे कर्व ट्रेस करेगा तो ये स्पाइरल ही बनेगा अपना। दोस्तों चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। 13 क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे इसमें दिया गया क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 brothers आर इन द प्रोपोर्शन 3:4:5। आफ्टर 10 years the sum of the ages will be 78। what is the ages now। तो देखिए जैसे अपने दोस्तों, जैसे इसमें दिया आफ्टर 10 years, तो हम लोग कैसे मान सकते हैं इसमें, जैसे हम लोग मान लेते हैं 3x इसका है, 3 ब्रदर्स का, एक का 3x, एक का 4x, एक का 5x है, 3। तो आफ्टर 10 years से क्या होगा, 3x + 10, 4x + 10 और 5x + 10। ठीक है दोस्तों, 3x + 10, 5x + 10 एंड 4x + 10। और क्या दिया है, द सम ऑफ देयर एजेस, तो इसको हम लोग सबको सम कर देंगे, सम ऑफ देयर एजेस = 78। ठीक है दोस्तों, 78 दिए, तो हम लोग इसको जब पूरे सम करेंगे तो इक्वल टू आएगा 12x = जब हम लोग पूरा सम करके इसको करेंगे और इधर माइनस कर देंगे तो 12x = 48 आएगा। तो x = अपना कितना आ रहा है, 4। तो अब इसमें क्या पूछा, व्हाट आर द एजेस नाउ, तो हम लोग जैसे इसमें 3x था, उसका है दूसरा का 4x एंड तीसरा 5x। 3x मतलब x का वैल्यू आया 4, तो एक का आ गया 12, दूसरा का आ गया 4 × 4 16 और तीसरा का आ गया 5x, मतलब 5 × 4 20। तो अपना आंसर क्या हुआ, ए 12 × 16 × 20। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे इसमें दिया है, द टोटल ऑफ 324 नोट्स कंप्राइजिंग ऑफ 20 and 50 डोनेशन मेक ए सम ऑफ इतना, द नंबर ऑफ 20 नोट्स इज। तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग का टोटल नोट्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जैसे दिया है 324। ठीक है, 324 दिया हुआ है। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ हम लोग लेट मान लेते हैं, नंबर ऑफ नोट्स 20 नोट्स = x, and number of notes 50 डोनेशन = y। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग का दिया हुआ है टोटल नंबर x + y = 324, x + y = 324। तो हम लोग यहाँ क्या है, x + y = 324, और यहाँ क्या दिया है, डिनोमिनेशन 20 and 50 डिनोमिनेशन मेक दिस सम 12450। तो डिनोमिनेशन हम लोग क्या है, इसका मतलब 20x
प्लस 50y इक्वल टू 12450। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जैसे इक्वेशन ये एक हो गया, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग जब इसको इक्वेट करेंगे तब आएगा x इक्वल टू 125। ठीक है, तो नंबर ऑफ 20 नोट्स, ये नंबर ऑफ 20 नोट्स पूछा है, तो हम लोग का नंबर ऑफ 20 नोट्स क्या होगा, x इक्वल टू 125 है, तो नंबर ऑफ ₹20 नोट्स इज इक्वल टू C ₹125। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स इन मेकिंग इथिकल जजमेंट। तो ऑप्शन है नंबर 1 द मोटिव फॉर द एक्शंस ऑफ स्प्रिंग्स, इन मोटिव ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ इन नेम ऑफ द एक्ट इटसेल्फ इंक्लूडिंग द मींस अडॉप्टेड रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंस। तो विच फैक्टर इसमें पूछा है, कौन सा फैक्टर करता है। तो आप लोग जानते हैं इथिकल जजमेंट क्या होता है, इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ 3 कंपोनेंट्स अंडर द ऑप्शन motivation behind the action taken in approach of to the action along with the consequence of the action। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन अपने सब मैच कर रहा है। जैसे फैक्टर क्या क्या ये हो सकते हैं, द मोटिव फॉर द एक्शन ऑफ द स्प्रिंग, नंबर 2 द एक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द इंक्लूडिंग द मीन्स स्टेप, नंबर 3 द रिजल्टिंग consequence। तो इसका आंसर होगा 1, 2 and 3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ ए लाइन इज इंक्लाइंड टू द वर्टिकल प्लेन एंड द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। तो हम लोग जैसे प्लेन बनाते हैं, जैसे हम लोग कोई भी प्लेन बनाते हैं तो उसका क्या होता है, ट्रू लेंथ इक्वल टू प्लेन लेंथ होता है। ये आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, तो आपको क्लियर होगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 पे बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है इफ द रेडियस ऑफ ए जनरेटिंग सर्कल ऑफ द इज मूविंग इनसाइड द डायरेक्टिंग सर्कल इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल देन कर्व जनरेटेड बाय पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द कटेड सर्कल। इसका क्या होता है, इसका स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे हम लोग एक बड़ा सा सर्कल है, इसके अंदर एक और एक, इसके अंदर ये एक और एक सर्कल ये बनाते हैं, जनरेटिंग सर्कल ये हो गया, और ये क्या है, डायरेक्टिंग सर्कल। तो हम लोग को ये स्ट्रेट लाइन ही मिलता है, तो इसका ऑप्शन होगा स्ट्रेट लाइन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इफ द डेवलपमेंट ऑफ ए लेटरल सरफेस ऑफ ए कोन इज सेमी सर्कल देन ऑप्शन। तो जैसे हम लोग जानते हैं सैलेंट हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू डायमीटर बेस ऑफ द कोन, जैसे थीटा इक्वल टू R/L इंटू 360 डिग्री होता है, तो सब आप जानते होंगे। तो L इक्वल टू D इक्वल टू 2R होता है, जैसे L इक्वल टू D इक्वल टू 2R होता है, तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप पुट करेंगे उसको 180 डिग्री आएगा थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, द सैलेंट हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, इफ द 5 men can paint a building in 20 days, 8 men can paint the same building in 25 days and the boy can paint it on 30 days. If the team has 2 men, 6 women and 5 boys, how long it will take to paint the building। तो इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको खाली क्या करना है, 5 men इक्वल टू 20 बॉयज़, तो 1 मैन कितना होगा, 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 डेज हो जाएगा। तो 1 डे इक्वल टू कितना आएगा, 1/100। फिर वैसे ही आप 8 वोमेन के लिए निकाल लेंगे, 8 वोमेन 25 डेज दिया हुआ है, तो 1 वोमेन कितना होगा, 25 इंटू 8 इक्वल टू 200 डेज। तो 1 डे कितना होगा, 1/200। वैसे ही आप 100 बॉयज़ का 10 बॉयज़ का भी निकाल लेंगे, 10 बॉयज़ को 30 डेज, तो 1 बॉय कितना होगा, 30 इंटू 10 300। तो 1 डे में क्या काम करेगा, 1/300। तो वैसे ही आप करेंगे तो आप निकलेगा। तो आपका आंसर आपको क्या बोला, इफ़
2 men, 6 women and 5 boys. 2 men plus 6 women प्लस 5 बॉयज। तो इसका आंसर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? इसका हम लोग का मेन का निकला था 1/100 प्लस 6 ओमेन का कितना है 1/1 ओमेन का कितना निकला था 1/200 प्लस 5 बॉयज 1 बॉयज का कितना निकला था 1/300। तो आप इसे पूरे सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 डेज। 15 डेज तो इसका आंसर होगा 15 डेज। तो इसका आंसर होगा 15 डेज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो ये फिर इथिकल स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन हैं। तो इसमें ऑप्शन है द इथिकल स्किल्स आर। तो आप लोग जानते हैं 5 कोर ह्यूमन्स वैल्यू होता है। तो उसमें पहला होता है सेल्फ हेल्प स्किल कवर्ड बाय ऑप्शन ए। इसमें फिर बाद में कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंसी एंड प्रिजर्वेंस एंड पंक्चुअलिटी। तो आंसर ये होगा आंसर डी कोड ऑफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। राज स्पेंड 20% ऑफ द सैलरी ऑन फूड, 20% on house rent and 10% entertainment, 10% convenience if the saving of the month and are 2000 then find the salary। इजी क्वेश्चन है। टोटल एक्सपेंडिचर अपना दिया हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर जैसे इसमें कितना है 40 + 20 40 + 20 40 + 20 + 10 इक्वल टू कितना आ गया 80%। टोटल इसका एक्सपेंडिचर 80%। सेविंग कितना हो गया सेविंग जैसे सेविंग कितना है इसका जैसे आपका 100% मान लीजिए वो है माइनस 80%। टोटल एक्सपेंडिचर 80% तो सेविंग कितना हो गया आपका 20% सेविंग। ठीक है तो सेविंग अमाउंट कितना है इसका सेविंग अमाउंट है इसका 2000। ठीक है सेविंग अमाउंट है 2000। तो इसका 20% क्या होगा जैसे 20% अपना सेविंग है तो 20% इसका सेविंग अमाउंट 20% हो 2000 20% 2000 तो इसका 1% क्या होगा 1% इक्वल टू 100। तो अपने देन हिज मंथली सैलरी तो 100% है तो मतलब क्या हो गया 100 × 100 इक्वल टू क्या हो गया ₹10,000। ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो गया आपका ₹10,000। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन टाइम टेकिंग सब क्वेश्चन है इसलिए आपको टाइम लग गया होगा। मुझे यही करने में टाइम लग रहा तो आप एग्ज़ाम में तो और जल्दी में अपने क्वेश्चन किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है ए ग्रुप ऑफ वर्कर एस्टिमेटेड टू फिनिश वर्क इन 10 days but 5 workers could not join the work if the rest of them finish the work in 12 days। the number of members present on the team ओरिजिनल कितना हो। तो इसका एक वो है ट्रिक है मेंस इनटू डेज इनटू आवर बाय नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू ऐसे आप कर सकते हैं मेंस इनटू डेज इनटू आवर बाय वर्कर। तो इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स x है तो मेंस कितना है x हो गया और आपको कितना दिया नंबर ऑफ डेज कितना है पहले के लिए 1 डेज 10 है फिर नंबर ऑफ आवर्स कितना 1 है। तो आप कितना हो गया x × 10 × 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू क्या करेंगे बट 7 वर्कर कुड नॉट जॉइन द वर्क। तो क्या हो गया 7 वर्कर कुड नॉट जॉइन द वर्क। टोटल इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोग 5 है तो 5 वर्कर कुड नॉट जॉइन। तो क्या हो गया इसका x - 5 नंबर ऑफ मेंस और इसमें नंबर ऑफ आवर्स 12 है नंबर ऑफ डेज 12 है नंबर ऑफ आवर्स 1 डिवाइड बाय 1। जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 30 वर्कर्स। ठीक है दोस्तों तो इसका आंसर आ जाएगा 30 वर्कर्स।
आपकी ट्रिक पता होता तो आप तो 1 मिनट में सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 23 है द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। ये क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 x माइनस, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तीसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बोला। तो ये मेथड वही है, ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। तो आपको जैसे मैट्रिक्स मेथड ए बी आपको करके निकालना पड़ेगा, ए बी। तो आपने किया हुआ ए बी मैट्रिक्स बनाई है, इसमें जिसमें कोफिशिएंट है जैसे इसका 1 1 1 और 4 है, तो इसमें 1 1 1 और 4 लिखिए। फिर इसका जैसे कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 फिर 0, इसका है 2 1 1 और 5। तो ये भी अपना सॉल्यूशन आप निकालिए, तो हम लोग निकाल सकते हैं इसे आराम से। पहले आप करिएगा रो वाइज करिएगा, तो R3 इक्वल टू R3 माइनस 2R1 करिएगा, माइनस 2R1। फिर आप दूसरा एक करिएगा रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करिएगा, उसमें स्टेप में R2 इक्वल टू R2 टेंस टू R2 टेंस टू R2 माइनस R1। ठीक है दोस्तों, तो आप जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपका नया मैट्रिक्स आएगा 1 1 1 4, दूसरा 0 माइनस 2 0 माइनस 4, तीसरा 0 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो फिर आप फिर इसको आप फिर कन्वर्ट करिए, मतलब रो कन्वर्जन करिए। R3 टेंस टू 2R3 माइनस R2। ठीक है दोस्तों, आप जब R3 माइनस 2R2 करेंगे तो आपको जो ऑप्शन आएगा मैं बताता हूँ। जो आपका आएगा मैट्रिक्स ऐसा आएगा 1 1 1 4 0 माइनस 2 0 माइनस 4 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2। अब इसको आप क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड जैसे इक्वल टू 4 दिया। अब वैसे ही निकालेंगे, तब इसके आप जब कन्वर्ट करेंगे जैसे माइनस 2y इक्वल टू आपका आ जाएगा 4, तो y इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 आ जाएगा, z इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपको क्लियरली आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ये तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जब रो कंसल्ट करेंगे तो आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। चलिए, तो इसका आंसर है अब 24 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी बहुत टाइम ले लिया मैंने। 24 के अंदर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, a cone is resting on the base of the horizontal plane. The section plane is parallel to vertical plane cuts the cone. The section plane comes some distance away from the center and does not pass through the apex. The true length of the section. तो आप इसे करेंगे तो आपका ED होगा। तो आप जब कौन बनाते हैं और सेक्शन, इसको यहाँ से सेक्शन से काटते हैं, सेक्शन से इधर से काटते हैं, तो मैं अच्छा नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको सेक्शन आएगी, जैसे कि कौन बना रहे हैं, तो इसको काटेंगे आप तो आपको दिखने मिलेगा ऐसे करके हाइपरबोला सेक्शन का आपको देखने मिलेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप होगा, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ बना के अच्छे नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर होगा रेक्टेंगल हाइपरबोला जब इसको काटेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू ब्रैकेट में x क्यूब माइनस x क्यूब बाई 3 माइनस x आपका रेट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। जैसे f(x) इक्वल टू ये दे दिया आपको, तो हम लोग इसके बाद f(x) निकाल लेंगे। f(x) जब आप निकालेंगे f(x) इक्वल टू 0, तो अपना आपका आएगा x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा आंसर।
तो फिर आप एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x। तो एफ डैश, फिर आप एफ डैश 1 इक्वल टू, जब जैसे एफ डैश 1 आप जैसे यहाँ से आपको मिनिमम वैल्यू से निकालना होगा, तो आप ऑप्शन से जैसे एफ डैश 1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 क्लिक कर रहे हैं, तो एफ डैश 1 क्लिक कर लीजिए, एफ डैश 1 इक्वल टू क्या आएगा, तो आपका 2x है, एफ डैश 1 इक्वल टू 2x है, और एफ डबल डैश सॉरी एफ डबल डैश एक्स से निकालना है, तो आप वैल्यू निकालने के लिए एफ डबल डैश इक्वल टू 1 क्लिक कर लीजिए, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो एफ एक्स मिनिमम 2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो एफ एक्स मिनिमम आपका आ ही जा रहा है कि एक्स इक्वल टू 1 है, तो आपको ऑप्शन पहले से मिल जा रहा है कि आंसर एक्स इक्वल टू 1 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 26 का। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई क्यूब इक्वल टू पी क्यूब प्लस 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज। तो ये क्वेश्चन है, आप कंप्लीट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो आप देखिए जैसे इसका है, आप ये दिया हुआ है और ऑप्शन आपको इक्वल टू पी दिया, तो आप क्या करना है, जेड इक्वल टू, आप जेड निकाल लीजिए, डेल इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई अंडर रूट, ये क्लोराइड्स एक फॉर्म है, क्लोराइड्स फॉर्म, तो आप उसे करेंगे तो आंसर आपका आएगा बी आ जाएगा, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ ए बी प्लस 2 ए बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 27, ये इजी क्वेश्चन हैं जो जिन्होंने फूरियर सीरीज अच्छे से किया है उन्होंने 1 सेकंड में कर लिया क्वेश्चन। 4D फंक्शन एफ एक्स ब्रैकेट माइनस 2 एक्स 0 टू माइनस पाई 2 दूसरा 2 एक्स 0 टू पाई, द वैल्यू ऑफ ए एन फॉर द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। तो क्लियरली आप दोस्तों जब ए नॉट इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो ऑड फंक्शन एफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स ऑड है, तो आपका कॉस एन एक्स क्या होगा, इवन होगा। इफ एफ एक्स कॉस एन एक्स इज, अपना कॉस एन एक्स इज ऑड फंक्शन है, कॉस एन एक्स ऑड फंक्शन जब भी रहता है तो आंसर हो जाता है 0, तो इसका आंसर होगा 0। तो आपका आंसर होगा इसका 0, इसमें कुछ करना नहीं था, ऑड फंक्शन खाली ढूंढना था, ये ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो 28 क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं। उसमें क्वेश्चन दिया है, दी सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इस क्या होगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो इसे आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलर फॉर्म में करना होगा। तो आपको क्या है विच फॉर्म दे, तो आप ऑप्शन से इसे निकाल सकते हैं, जैसे ऑप्शन आपका ये ए, तो आप इसको क्या करिए, इसको डेल स्क्वायर यू बाई, इसको डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या आएगा, -9 साइन 3x माइनस वाई, ठीक है। फिर आप डेल स्क्वायर, फिर इसको आप इसी को फिर इसमें कर लीजिए, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 3x माइनस वाई, ठीक है दोस्तों। तो आप फिर बाद में देखिए, आप जैसे ऑप्शन इसको मिलाएंगे जब, तो आपका ऑप्शन डायरेक्ट यही आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई करेंगे तो आपने क्या, ये 9 है, 9 साइन 3x है, और इससे क्या आ रहा है, डेल स्क्वायर से साइन, तो ये इसके साथ भी 9 है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों का सेम आएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डायरेक्ट आपको मिल रहा है एक ही बार में, तो आपको सॉल्यूशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर 29 क्वेश्चन है, W = 5 प्लस आई साई, रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, साई इक्वल टू, साई दिया हुआ फंक्शन साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन द फंक्शन फाई। तो इसे क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन है,
मैंने तो सॉल्व करके पेपर में रखा है, लेकिन इसे यहाँ सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसे आप बस सिस्टम में छोड़ भी देते हो ठीक भी था, नहीं भी छोड़ते तो आप जब आंसर इसका निकालते तो आपका इसका ऑप्शन आता है -2xy प्लस वाई बाई एक्स इसका प्लस वाई इसका। मैं इसे आपको हिंट दे देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। जैसे सारी फंक्शन दिया हुआ है एक्स से माइनस वाई से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है। जैसे फंक्शन देन फंक्शन ऑफ 5, तो यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू 5 प्लस ऐसा ही दिया है, तो आप पहले डेल फाई निकाल लीजिएगा। डेल फाई निकालेंगे आप कैसे, डेल फाई इक्वल टू डेल फाई बाई, आप इसको करिए फर्स्ट, डेल फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू आप क्या करेंगे, डेल साई बाई डेल वाई इंटू डी एक्स माइनस डेल साई बाई डेल एक्स इंटू डी वाई। फिर आप फाई निकाल लेंगे उससे, फाई इंटीग्रल आप करके इंटीग्रल करके निकालेंगे डेल साई बाई डेल वाई प्लस डेल एक्स माइनस डेल साई बाई डेल वाई प्लस सी। तो जब फाई निकालेंगे तो आपको फिर इंटीग्रेट करने पर फाई ये चलिए बड़ा क्वेश्चन। फिर आपका फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, द रेसिड्यू ऑफ एफ एक्स एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब बाई एक्स जेड माइनस 1 का होल ओवर 4 जेड माइनस 2 जेड माइनस 8 जेड इक्वल टू 3। तो ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कुछ करना नहीं है। रेसिड्यू आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। रेसिड्यू एफ जेड इक्वल टू 3 है, एफ जेड इक्वल टू 3। तो लिमिट आप इसका निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू 3 जेड माइनस 3 एफ जेड। सॉरी दोस्तों, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, वेट करिए तो। देखिए दोस्तों, इसे कुछ नहीं करना है। जैसे आप इसे करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, सॉरी लेट हो गया, तो आप सॉल्व करेंगे। जैसे जेड क्यूब है, तो आप जब एफ जेड का इसमें वैल्यू रख देंगे, एफ जेड का जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 27 बाई एक्स का वैल्यू 3 माइनस 1 और 4 इंटू 3 माइनस 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27 बाई 60। दोस्तों ये क्वेश्चन लेट हो गया करते करते, लेकिन आप सॉल्व कर सकते थे इसे इजीली। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 27 बाई 60। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, बहुत टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 पाई ब्रैकेट में 3 बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल आप निकालेंगे, इंटीग्रल का फॉर्मूला आप जानते हैं, 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 होता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तब आएगा इसका, जैसे आ जाएगा 4 इंटीग्रल 0 to 2 पाई 3 बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा। तो आप फिर बाद में करिए, cos इसको थीटा से बहुत न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिए। फिर आपको जब आप सॉल्व करेंगे तब आंसर आ जाएगा आपका 2 पाई बाई √10। टाइम नहीं है तो मैं अभी इसका आपका आंसर बता देता हूँ, सॉल्व करके आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन पोस्ट कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फेलियर ऑफ एनी स्ट्रक्चर ऑप्शन है। तो ये इसका 2-3 आंसर आया है, लेकिन मैं जब इसे देखा मैंने ठीक से तो मैंने गौर किया तो इसका आंसर होना चाहिए डी, सब होना चाहिए 1 2 3 4 5। जैसे अपने पहला है इम्प्रॉपर डिज़ाइन, दूसरा नॉन एडहरिंग टू प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, लैक ऑफ इम्प्रॉपर इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन, करप्शन अमंग सेवरल कंसर्न, लैक ऑफ पब्लिक कंसर्न। इसी का आपका है 2 एट्रीब्यूट्स।
फेलियर ऑफ मेनी स्ट्रक्चर एक्सीडेंट टू मेजर हाईवे एंड डिस्चार्ज एफ्लुएंस टू पोल्यूट रिवर्स। तो यही आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो सकता है आपका डी 1 2 3 4 5। बट बहुत ने इंस्टीट्यूट में उसका वन आपका ऑप्शन वन नहीं दिया, इम्प्रॉपर डिज़ाइन नहीं दिया, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3 4 5 सब होना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्डन रेशियो फॉर पॉजिटिव इंटरेस्ट। तो आपने पढ़ा होगा तो गोल्डन रेशियो फॉर पॉजिटिव इंटीजर तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो मैं भी इसे नहीं जानता था, मैं नेट से सर्च करके देख के बता रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर आपका यही है, इसका आंसर आपका बी होगा, खाली 3 ओनली होगा। इट इज़ अ रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स एंड द लार्जर नंबर, वही गोल्डन रेशियो फॉर पॉजिटिव इंटीजर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डू कंप्राइज सेफ्टी एंड हेल्थ स्ट्रेटजी फॉर रेगुलेटिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस प्रेजेंट इन इंडिया। तो इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा, माइनिंग, फैक्ट्री, स्पोर्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन। जैसे आप जानते हैं एग्रीकल्चर OSM के अंडर आता है 2012-17, तो उसके अंदर आता है माइनिंग सेक्टर, फैक्ट्रीज एंड डॉकयार्ड्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेफ्टी ड्यूरिंग डीमोलिशन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इसका भी 2-3 आंसर आए हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी 1 2 3 4। 1 2 3 4 की डेफिनेशन नीड नॉट प्रोसीड स्टोरी बाय स्टोरी, और ओपिनियन नॉट यूज्ड फॉर मटेरियल should be enclosed with adequate guard rails before demolition start. All lath and loose plaster shall be stripped throughout the building. Adequate as well as stripped and stiffened lateral bracing shall be provided. तो इसका ऑप्शन सही है, सिविल का क्वेश्चन है। अब आया आपका मैकेनिकल का क्वेश्चन, क्लच रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या क्वेश्चन है, क्लच हैज़ टू ट्रांसफर इतना 200 न्यूटन मीटर, तो ये क्या दिया आपका, टॉर्क दिया ऑफ टॉर्क। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी UPT, द रेशियो ऑफ आउटर टू इनर रेडियस इज 2.5। व्हाट इज द रेडियस फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी ऑफ 2 मेगापास्कल विद कोएफिशिएंट फ्रिक्शन ऑफ लाइनर मटेरियल्स 0.4। तो इसमें आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द, इसमें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, व्हाट आर द रेडियस फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर। तो इसे कोई नहीं पढ़ा होगा तब भी थोड़ा बहुत गेस करके कर सकता है। जैसे इसका अपना अब इसका फॉर्मूला होता है, जैसे तो ऑप्शन से रेडियस फॉर व्हाट इज द रेडियस फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर, तो आप इसको देख के मिलीमीटर का आपको पता चल रहा होगा कि ये रेडियस ही है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल R बाई स्मॉल r, मतलब आउटर रेडियस बाई इनर रेडियस। तो अपना आउटर रेडियस यहाँ से हम देख सकते हैं, रेडियस फॉर आउटर रेडियस आपका जैसे ये है 50 बड़ा 20, 50/20 आप करते हैं, कितना होता है इससे 2.5 आंसर आता है। तो रेशियो ऑफ द आउटर टू इनर कितना आ रहा है, रेडियस 2.5 दिया ही होता है, अपना 2.5 आ रहा है, व्हाट इज रेडियस फॉर इनर। तो अब आराम से इससे कर सकते थे ऑप्शन से। इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द गोल्स ऑफ सेफ्टी पॉलिसी फॉर ए कंपनी एट वंस डेजिग्नेशन also the responsibility and authority of the achievement to do for their achievement। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, 1 है सेफ्टी फॉर एम्प्लॉयज इन द पब्लिक एट लार्ज, 2 है एफर्ट्स फॉर मीटिंग ऑल द मैनेजर सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर सेफ्टी प्रोसीडिंग्स, क्लियरिंग ऑफ ऑल caveats that may tell on keeping the moral of the employee high। तो आपका इसका ऑप्शन जैसे 37 है, तो इसका ऑप्शन आपका ए होगा 1 2 3
तीन भी होगा, सेफ्टी फॉर एम्प्लॉयमेंट पब्लिक फॉर सब टू बी मेड इन क्लियरिंग सर्विस टू डिटेल कीपिंग द मोरल्स ऑफ द एम्प्लॉय हाई। क्वेश्चन नंबर 38 को बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ सॉलिड्स। फिर ये आ गया आपका, फिर आपका ये इंजन ड्राइंग का क्वेश्चन है। तो लेटरल सरफेस क्या है आपका, ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको जब आप लेटरल सरफेस अगर सिलेंडर देखेंगे तो लेटरल सरफेस क्या होता है, यही होता है सिलेंडर का। तो इसका ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल सरफेस पर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज अ रेक्टेंगल, तो यही ऑप्शन आ रहा है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, a 15 किलोमीटर मोटर ड्राइव्स a bar of boring machine, तो ये मैकेनिकल क्वेश्चन है, बोरिंग मशीन 30 मिलीमीटर डायमीटर ट्विस्टिंग इट्स 0.01 रेडियन, if the shear stress इतना एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इतना, लेंथ ऑफ द बार स्पेसिफाई विद जी दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसमें दिया हुआ है और इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया है टाउ सी और इंड्यूस शियर स्ट्रेस दिया है टाउ, सब चीज़ दिया हुआ है इसमें, 30 मिलीमीटर डायमीटर और रेडियन दिया ट्विस्टिंग रेडियन, थीटा इक्वल टू भी दिया हुआ 0.01 रेडियन, ठीक है, और पावर दिया हुआ है 15 किलोवाट। तो इसका आपका फॉर्मूला है शियर स्ट्रेस क्राइटेरियन आप देखेंगे तो इसमें टी टाउ बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा बाई एल होता है। ये मैकेनिकल का है सब, जनरल ये तो कोई नहीं जान सके जब तक मैकेनिकल नहीं पड़ेगा। तो इसमें टाउ आपका दिया है 48 दिया हुआ है, आर इसमें दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, कॉस थीटा, आप कॉस थीटा नहीं निकाल पाएंगे तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, क्योंकि जी बाई टाउ बाई आई इक्वल जी बाई एल करके इसको आप निकालेंगे तो एल इक्वल टू आपका आ जाए 250 आ जाए। तो ये मैकेनिकल वाले आराम से कर लिए होंगे, लेकिन बाकी को प्रॉब्लम होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग वी व्हील ड्राइव, वी व्हील ड्राइव आ गया, तो ये भी आपका मैकेनिकल का ही क्वेश्चन है। तो जैसे वी व्हील ड्राइव आप जानते होंगे, जैसे आपका उसमें यूज़ होता है, रोलर में यूज़ होता है ग्रूव एंगल, इसमें जैसे ऑप्शन दिया हुआ है ग्रूव एंगल फिक्स। तो 40 का आंसर आपका, जैसे 40 का आंसर सी है, 1 and 3 ओनली। द ग्रूव एंगल ऑफ स्लीव इज लेस देन द बेल्ट सेक्शन। 3 क्या है, द ग्रूव एंगल इज सो मच दैट द नो डिविएशन इन द ग्रूव। एफिशिएंसी है, जैसे इसमें इसे दिया एफिशिएंसी ऑफ बेल्ट ड्राइव इज हायर देन, तो ये गलत है, एफिशिएंसी ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव होता है इन्वर्टर बेल्ट ड्राइव से, वी व्हील ड्राइव से, तो ऑप्शन गलत है, बाकी सही है। फिर आप तो देखिए द पर्पस ऑफ बोरिंग ऑपरेशन, फिर ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है, रिलेटिंग टू ए ड्रिलिंग ऑपरेशन इज है, तो आप मैकेनिकल के नहीं है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन इसका आंसर है पर्पस ऑफ बोरिंग ऑपरेशन रिलेटेड डूरिंग, इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, लार्ज ड्रिल होल करना, बोरिंग ऑपरेशन में वही करते हैं हम लोग, लार्ज ड्रिल होल करते हैं, तो उसका ऑप्शन वही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पावर हैव टू बी प्री-जस्टेड एंड नीड टू बी ओकेशन अराइज मस्ट पोस्ट जस्टिफाइड। पोस्ट जस्टिफाइड, इसका आंसर आपको क्या है, रिवार्ड पावर है, करप्सिव पावर है, लेगिमेंट पावर, एक्सपर्ट पावर नहीं होता है, रिफरेंट पावर भी नहीं होता, तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाता है। चलिए 43 की ओर बढ़ते हैं। Question 43 है, factor which govern the operation cost of the equipment, purchase price, equipment depreciation due to regular use, cost of operation, maintenance and repair। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। तो जो अगर मैनेजमेंट पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे कि ऑपरेशनल कॉस्ट प्लस कैपिटल कॉस्ट इज कंसीडर्ड इन टाइम वैल्यू कैलकुलेशन। तो ऑपरेशन कॉस्ट और आपका कैलकुलेशन कॉस्ट या आपका टाइम वैल्यू उसमें कंसिडर्ड होता है। तो डिप्रिसिएशन ड्यू टू रेगुलर यूज्ड, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ये हो गया कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के ऊपर आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट, और कैपिटल कॉस्ट डिप्रिसिएशन ड्यू टू रेगुलर कॉस्ट। तो इसका आंसर होगा आपका सी 2 and 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर।
कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी टू द कस्टमर। तो ये भी मैनेजमेंट क्वेश्चन है। जैसे ऑप्शन आपका ऑप्शन है ऐसे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या करता है? सेटिस्फाइज आर अप्लाइड एट डिज़ाइन स्टेज फॉर डिजाइनिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम ड्यूरिंग अर्ली फेलियर, स्टडी रेट फेलियर्स एंड वेयर आउट फेलियर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको जैसे रिलायबिलिटी एनालिसिस इज यूज्ड टू सेटिस्फाई द फेलियर्स टू एस्टिमेट अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट। तो ये सही है। ये एनालाइज रिकॉर्ड सपोर्ट्स और गाइड द मेंटेनेंस एंड इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट TQM। तो ये भी आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर है। तो ये भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टॉप मैनेजमेंट क्वेश्चन। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट फंक्शन मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट TQM वही है। फिर इंटरनल ऑडिट्स, व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर है? इंटरनल ऑडिट्स आर यूज्ड टू वेरीफाई वेदर। तो अपना क्या के लिए यूज वेरीफाई करने के लिए होता है इंटरनल ऑडिट्स। तो इंटरनल ऑडिट्स आपका जैसे बहुत 1 and 2 ऑप्शन होगा इसका है। तो ये क्या है? प्रोडक्ट्स कंफर्म टू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये भी सही है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इम्प्लीमेंट और आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों 49 47 की ओर। तो व्हाट इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो हम लोग फ्लाई ऐसे यूज़ करते हैं। फ्लाई इज यूज फॉर, फ्लाई इज क्या क्या यूज़ होता है? फ्लाई इज हम लोग ब्रिक्स यूज़ करने, मेकिंग ब्रिक्स फ्लाई यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, a square beam is fully suspended from one of the corner of the base, then the imaginary line joining the corner with the center of gravity of the pyramid will be। तो दोस्तों ये भी आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होता है वर्टिकल। तो मैं यहाँ तो इसे डायग्राम नहीं बना के दे रहा हूँ, लेकिन ये दोस्त ने करके दिखाया है कि देखिए इसमें कैसे करके, तो वर्टिकल होगा इसका आंसर। तो इसने प्रोजेक्ट किया है लेकिन ठीक से नहीं कर पाया है। चलिए अभी 49 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम परसेंट डिफेक्ट दैट ए कंज्यूमर फाइंड एक्सेप्टेबल। तो आपका इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऑप्शन ये दिया है, आपका ऑप्शन AQL दिया है। AQL आपका वही एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट होता है, लेकिन ये प्रोड्यूसर रिक्स है, लेकिन इसमें कुछ है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर रिक्स के अंडर आपका आता है LTPD। LTPD क्या है? लॉड टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव। तो आपका आंसर ये होगा B LTPD, लॉड टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव, क्योंकि ये कंज्यूमर रिक्स के अंडर आता है। AQL प्रोड्यूसर रिक्स के अंदर आता है, तो ये आंसर नहीं होगा, AQL ऑप्शन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। In which of the one of the following types of industrial activity does the problem of loading and scheduling becomes more difficult? दोस्तों ये फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो आपने बैच प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो वही उसमें बोलता है कि लोडिंग एंड शेड्यूलिंग आर द फंक्शन बी परफॉर्मर बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट वैरायटी एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्शन। फंक्शन है एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स जॉब प्रोडक्शन एंड कम्प्लेक्स इन बैच प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन तो होगा नहीं आपका, और कंटिन्यूस प्रोडक्शन शेड्यूल सिंपल है टाइम आउटपुट, तो इसका बेस्ट प्रोडक्शन ही होगा। प्रॉब्लम ऑफ लोडिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम मोर डिफिकल्ट। तो बेस्ट प्रोडक्शन से इसका हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं अगला पार्ट आपको मतलब 50 क्वेश्चंस अगली वीडियो में अपलोड करूँगा, तो आप उसके लिए ट्यून रहिए। और प्लीज़ आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। मैं अपने आप से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको पसंद लगे तो आप जरूर से लाइक करें। थैंक यू।